अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट विद सुहेब अलवी। मैं आपका होस्ट दानियाल एंड वी आर बैक टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज। टेस्ट मैच सीरीज हैज नाउ एंडेड। इंग्लैंड एंडेड अप विनिंग इट 1-0। पहला टेस्ट जीत गए थे जहां पे पाकिस्तान एक कन्विंसिंग पोजीशन में था एंड देन सेकंड टेस्ट वाज ड्रेन्ड आउट प्रीटी मच। थर्ड टेस्ट में भी इंग्लैंड डोमिनेट जरूर कर रहा था एंड वाज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, लेकिन फिर बारिश की बदौलत पाकिस्तान एंड गुड बैटिंग ended up saving the test. So even though we didn't come out successful from the test series, लेकिन कुछ ऐसे गेन्स हैं जो पाकिस्तान टीम ले सकती है इन मैचेस। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा गेन होगा वो बेसिकली एक फाइटिंग स्पिरिट पाकिस्तान में वापस आई है। ठीक है, वी गॉट सेव्ड बाय द रेन एंड द फैक्ट दैट इंग्लैंड ने हथियार फौरन डाल दिए, जीतने में इंटरेस्ट जैसे हम कल बात कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद एक फाइटिंग स्पिरिट बहुत नज़र आई है। सरफराज ने आके ये फाइटिंग स्पिरिट सही मानों में शुरू की थी, बिकॉज उससे पहले मिसबाह उल हक जो था उसने यूएई में काफ़ी मैचेस जीते और इंग्लैंड में उसने लास्ट टाइम सीरीज में ड्रॉ करवाई थी। यूनुस खान गॉट अ डबल 100 where all the players then did the push-ups also. जब से मिसबाह और यूनुस रिटायर हुए थे टेस्ट मैचेस में, मैं वनडे और T20 की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट मैचेस में ज़रा सा इस सवाल आया था कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर रहे थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने ये देखा जब अजहर अली टीम लेके गया ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, तो बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट नहीं नजर आई। केविन हो गए, बस एक इनिंग्स थी जिसमें यासिर ने 100 कर दिए, वो भी शुगल में मार मूर के, और उसके अलावा रिजवान ने 95 किए। लेकिन बेसिकली वो एक जिसको कहते हैं ना जम के खेलना, वो नहीं नजर आया। इस दफा जो सबसे बड़ा गेन है वो रिजवान की जो एक ग्रिटी फाइट बैक थी। उसने पहली टेस्ट में तो चलो कुछ किया, लेकिन दूसरे टेस्ट में जिस तरह से उसने खेला और दूसरे दिन तक पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, बल्कि तीसरे दिन की सुबह तक, और तीसरे टेस्ट में जिस तरीके से उसने फाइट की और फॉलो ऑन बचा तो नहीं सका पाकिस्तान, लेकिन अजहर के साथ जिस तरह से उसने फाइट करके एंड तक ले गया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान में पिछले 6 महीने में कोई लैकिंग थी और वो इस दफ़ा सबसे पहले नज़र आई है। दूसरा जो मैं गेन कहूँगा वो ये है कि अजहर का कॉन्फिडेंस वापस आया है और अजहर ने जो अपनी टेक्निक चेंज की है, जिसकी वजह से वो LBW बहुत हो रहा था, वो चाहे जिसके कहने पे भी की है वो पता चलेगा, लेकिन उसके बाद से जो उसका कॉन्फिडेंस आया, सेकंड इनिंग्स में भी उसने 30-31 जो बनाए वो बड़े कॉन्फिडेंटली बनाए। ये नहीं कि वो बस एक अच्छी गेंद पे आउट हो गया, लेकिन उसके अलावा गेंद्स थे। यासिर का वापस आ जाना, और सेकंड टेस्ट में भी उसने विकेटें ली एंड फर्स्ट टेस्ट में तो ली खैर, थर्ड टेस्ट में ज़रा सा वो आई थिंक अंडर वो कॉन्फिडेंट था क्योंकि काफ़ी रन्स पड़ गए उसको, लेकिन ऑब्वियसली भी जिस तरह से क्रॉली खेला उसको क्रेडिट जाता है। जब बैट्समैन ज्यादा रन करता है तो बॉलर वो स्पिनर ही यूजुअली जो है कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की थी इस सीरीज में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो मैं ज़रा देखना चाहूँगा कि बेसिकली देखो पाकिस्तान का जिस वक्त ये सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट हुआ, अब अजहर अली ने जब ये 100 किए तो उसके बाद उसके बाद तुम ये देखो कि जो सेकंड इनिंग में पार्टनरशिप हुई, ओपनिंग, दिस इज पाकिस्तान's लॉन्गेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन इंग्लैंड सिंस सलमान बट एंड इमरान फरक लास्टेड 19.4 ओवर्स इन 2010। तो मतलब ये है कि हमने कुछ नहीं तो ओपनर्स के फॉर्म में जरा सा गेन किया, लेकिन although that did come with missed chances also. और दूसरा जो मैं देख रहा था कि अगर आबिद अली ने चांसेस ज़रूर मिली उसको, लेकिन आई थिंक ये मज़हर का स्टैटिस्टिक है, मज़हर अरशद की, कि 100 बॉल्स की एवरेज उसकी थी कि हर इनिंग्स में 100 बॉल्स वो तकरीबन खेल गया, विच इज़ अ लॉट कंसिडरिंग जिस तरीके से पाकिस्तानी ओपनर्स गिरते रहे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन अपने ओपनर से वैसी थोड़ी लो रहती अच्छा, है, तो that's why जो क्या कहते हैं कि इसमें रिजवान का जब मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, अब उसने जो सेकंड इनिंग्स में 100 छक्का मारा था, कैन यू बिलीव इट कि इट्स द फर्स्ट 6 हिट बाय अ पाकिस्तानी विकेट कीपर इन इंग्लैंड
सिंस 1996 1996 के बाद ये Really? पहला छक्का है जो एक पाकिस्तान के विकेट कीपर ने आपको मारा है। अच्छा रिजवान पे आई जस्ट लाइक टू आल्सो पॉइंट आउट कि आई थिंक अ वेरी वेल डिजर्व्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज। और यस मैं भी उसी पे आ रहा था। और देखो ये भी एक कोइंसिडेंस है कि उधर से जॉस बटलर को मिला राइट विकेट कीपर बैट्समैन, इधर से रिजवान को मिला विकेट कीपर बैट्समैन। सो बेसिकली अब ये डिफाइन हो रहा है कि इवन इन टेस्ट मैच क्रिकेट, वनडे में तो था ही, द रोल ऑफ अ विकेट कीपर इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बैट्समैन ऑफ क्राइसिस। बिकॉज देखो नंबर 7 पे आते हैं, 6-7 यही पोजीशन हो गई। पहले 70s 80s में हमेशा विकेट कीपर नंबर 7 आता था। आपके 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलते थे या 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन और एक ऑलराउंडर होता था। लेकिन अब विकेट कीपर का रोल ऐसा होने लगा है कि आप उसको नंबर 6 पे एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला रहे हैं ताकि आप एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकें। बिल्कुल। तो आई थिंक रिजवान की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसकी फर्स्ट फुल टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड एंड ही विंस द मैन ऑफ द मैच। हैविंग सेड दैट, हमें भूलना नहीं चाहिए कि सरफराज अहमद ने भी लॉर्ड्स में 2016 में 100 किए थे, राइट, और दैट वाज इन अ वनडे मैच। लेकिन स्टिल यू नो जसवा आई थिंक 2 रन पे 3 आउट हो गए थे। तो विकेट कीपर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एज वेल। And Sarfaraz also definitely improved his batting over time, which is why he then became a mainstay also in the team. So having said that, क्या कहते हैं, if we talk a little bit about the batting analysis and the bowling analysis of Pakistan team, so how do you see our batting lineup? Because yes, हम सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट बचा जरूर गए। फर्स्ट टेस्ट में शान मसूद स्कोर्ड 150, थर्ड टेस्ट में अजहर अली स्कोर्ड 141, रिजवान हैड अ गुड इनिंग्स, बट do you see some changes happening? Do you think the batting order is stable? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी अच्छी सीरीज भी जाए, बुरी सीरीज जाए तो जाहिर बात है चेंजेस होते हैं। जब अच्छी सीरीज जाए जब भी चेंजेस होने चाहिए। अब ठीक है शान मसूद ने 150 किए, लेकिन लास्ट 5 इनिंग्स में वो 4 दफ़ा LBW और ये समझो इतना LBW कोई पाकिस्तानी ओपनर इंग्लैंड की किसी सीरीज में नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कि उसने अगर अपनी टेक्निक परफेक्ट की है कि बाहर आउटगोइंग बॉल पे आउट ना हो, तब वो इनकमिंग बॉल के ऊपर हो रहा है। लेकिन जो अच्छी बात है कि ही इज समबडी हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे रहे हैं जिन्होंने अगर एक टूर गलत गया तो उससे सीखा नहीं, अपनी टेक्निक के ऊपर मेहनत नहीं की। शान मसूद शॉर्ट बॉल के ऊपर वीक होता था, तो उसने इतनी शॉर्ट बॉल्स खेली बिफोर गोइंग टू द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका कि उसने अच्छे अच्छे बॉलर्स को हुक किया वहाँ पे ऑन अ बाउंसी पिचेस। यहाँ पे आके उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली वीकनेस कम की। आई एम श्योर जब नेक्स्ट टाइम ये इंग्लैंड आएगा, जो भी सीरीज खेलेगा ये अपनी इनकमिंग बॉल के ऊपर अपनी टेक्निक बेहतर करेगा, बिकॉज अब सारे बॉलर्स को पता चल गया। तो आई थिंक शान मसूद के साथ हमें परसिस्ट करना चाहिए। आबिद अली वॉज वेरी लकी, फर्स्ट टेस्ट में भी सेकेंड टेस्ट में भी he got dropped at very crucial stages, जिसकी वजह से वो एक लंबा स्कोर कर सका। लंबा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाफ सेंचुरी कर गया। अब ये देखना है कि यू नो जो एवरेज आई थी उसमें 31% फॉल स्ट्रोक्स आबिद अली ने खेले, जबकि टेस्ट एवरेज पाकिस्तानी की 15% तक रही है और फॉल स्ट्रोक्स। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी मिस्टेक्स कर रहा है, and he is getting away with it. On good pitches, he will continue to get away with it. In swinging conditions, he will struggle. In South Asian pitches and conditions, I think because he's a stroke player, तो जो है he's had a good run initially in his career also. अब देखो बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, बाबर आजम के लोग कह रहे हैं कि अंडर परफॉर्म किया, ठीक है, he got 63 नॉट आउट, फिर उसने 69 किए, फिर एक 47 किए। These are not bad scores, ठीक है। एक दो दफा yes he got good balls and he still wants to play the cover drive. So when he wants to play the cover drive, there will always be the fact कि 4 स्लिप्स जो हैं वो प्ले में आ जाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जहीर अब्बास पहला टूर 1971 274, उसके बाद इलिंगवर्थ ने जो इंग्लैंड का कप्तान था उसने कहा जहीर विल नॉट स्कोर अनदर 50 अगेंस्ट अस, ठीक है। गलत हुआ, उसने 172 किए, लेकिन 271 के बाद उसने हाफ सेंचुरी सिर्फ एक दफ़ा की अगले 5 इनिंग्स में, ठीक है। क्योंकि जो अच्छा कप्तान होता है ना वो वीकनेस पकड़ लेता है। तो उसने कहा मैं इसके खिलाफ ज़्यादा स्पिन यूज़ करूंगा बिकॉज ही इज़ अ टाइमर ऑफ द बॉल, ही वांट्स द बॉल टू कम ऑन टू द बैट। तो जो इंग्लैंड के मीडियम फास्ट बॉलर्स थे वो उसको जो बॉलिंग करा रहे थे, तो जहीर की टाइमिंग बहुत अच्छी।
स्पिन के खिलाफ जरा टाइमिंग वीक हो गई। 1974 का टूर, ही गॉट 240 इन द लास्ट इनिंग्स ऑफ द सीरीज, उससे पहले उसने 50 नहीं किए। राइट। सो द थिंग इज बाबर With आजम Babar, I को, think- और देखो जहीर अब्बास कितना बड़ा बैट्समैन था, ही बिल्कुल। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली। सो बाबर आजम को भी हमें ये एक सीरीज में अगेन इन इंग्लैंड हमें ज़रा सा डाउट नहीं करना चाहिए। आई थिंक ही इज गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। मे बी अगर इंग्लैंड तीसरा टेस्ट छोड़ नहीं देता Yeah. तो शायद वो 100 भी कर लेता। With Babar Azam, I think the thing is that our expectations are very high, Uh-huh. and we feel that he is the mainstay of our batting lineup. So we want him to perform. अच्छा, हाँ बोलो। So the two players which I think are doubtful and जहाँ पे शायद कुल्हाड़ी पड़े भी would maybe be Asad Shafiq, Fawad Alam. हाँ Because देखो, these two didn't फवाद आलम really- के साथ तो ये होगा कि उसको एक सीरीज और देना चाहिए ऑन होम पिचेस या ऑन बेटर पिचेस। Yeah. उसकी वजह ये है कि ठीक है पाकिस्तान का नेक्स्ट टूर न्यूजीलैंड में है विच इज एज टफ एज इंग्लैंड, लेकिन आप किसी को भी 11 साल बाद लाएं और उसकी डोमेस्टिक में 50 की एवरेज हो ओवर 7-8 ईयर्स, तो उसको कम से कम आप 2-3 वो दें। आप देखें ना, आपने Technically, he got 2 innings. Yeah. In So, the entire test exactly, series. और वो नॉट आउट भी रहा एक में आखिरी में। सो मेरा ये ख्याल है कि हाँ, असद शफीक को आप साल का रेस्ट दे सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है, मेरा बहुत फेवरेट बैट्समैन है, लेकिन एक बैट्समैन को सिग्नल जाना चाहिए कि देखो तुमने क्रूशल टाइम पे अपनी क्रूशल इनिंग्स नहीं खेली, जबकि यू वर द सीनियर मोस्ट। Yeah. ठीक है, आफ्टर अजहर अली इज द सीनियर मोस्ट। अजहर ने समर 2010 के टूर पे डेब्यू किया था इन इंग्लैंड, ये सितंबर अक्टूबर में शायद यूएई में आया था। उसको एक साल इसलिए दिए हैं कि ज़रा सा उसको समझ आए कि भाई मैं अपनी प्लेस फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। Right. और दूसरा ये होगा कि जब वो जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वो अपनी टेक्निक के ऊपर जोर करेगा। अभी भी वो आउटगोइंग बॉल्स की तरफ हैंग कर रहा है बल्ला। Right. तो आई थिंक यस, फवाद आलम शुड बी कंटिन्यू, असद शफीक यस, और मेरे ख्याल में हारिस सोहेल को वापस ले आए, और अगर फवाद आलम हारिस सोहेल दोनों खेलें एक टेस्ट इनिंग्स में, उसमें कोई हर्ज नहीं है। Let's see how that plays out. एक जमाना था 1970s में 4 लेफ्ट हैंडर्स थे वेस्ट इंडीज की टीम में। अच्छा, हाँ, right. फ्रेडरिक्स, लॉयड, कलीचरान, और एक मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा, गोम्स भी था 76 में। तो द थिंग इज कि अच्छे खासे आपके ये लेफ्ट हैंडर्स इन द फर्स्ट 6 इनिंग्स होना कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, fair enough. So anything else that you want to specifically point Well, I out? was The talking about bowling the bowlers, analysis yeah. we can maybe do in tomorrow's show Yeah, and okay. do a detailed analysis on. और कल how हमने the- वो भी करना है कि जो कल से T20 सीरीज शुरू हो रही है, तो बिल्कुल। T20 टीम का भी एनालिसिस करना है। बिल्कुल। बॉलर्स का मैं सिर्फ ये कहूंगा, जस्ट वन पॉइंट बिफोर वी गो, Yeah. वर्स्ट सीरीज फॉर पाकिस्तानी पेसर्स, क्योंकि इसमें आपने 13 विकेट ली 221 गेंद बॉलर्स पे, 51.53 की एवरेज से आपको एक विकेट पड़ी है, ठीक है, और स्ट्राइक रेट ऑफ 102, हर 100 बॉल 102 बॉल के बाद आपका पेसमैन विकेट ले रहा था। इससे खराब एवरेज पाकिस्तान की किसी पेस अटैक की नहीं रही है ऑन इंग्लिश टूर्स, जो कि इतने वीक भी रहे। Yeah, and fast bowling is generally Yeah. Pakistan's forte. एंड इंग्लैंड में तो सक्सेसफुल होती है, जबकि आपका अब्बास अच्छा बॉलिंग कर रहा था। So वही मैं अगर just if you go by how the test matches went, Yeah. Abbas bowled well. Yeah. I think Shaheen Shah Afridi had his moments. Naseem didn't deliver as was expected maybe, लेकिन that's an interesting analysis के this from a Worst series. statistical Yeah. point of view it was a bad series for our fast So bowlers. we have to improve on that. चलें, let's see how that works out in the T20 series also. I hope आपको हमारी आज की एनालिसिस अच्छी लगी होगी about the test series that just went by. If you did like it, please do share it, do subscribe. Take care. Allah Hafiz.